नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपकी आवाज में बात करेंगे बीजापुर में हुए बड़े नक्सली हमले की। नक्सलियों ने बीजापुर में घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया। इस हमले में 22 जवान शहीद हो गए। देश इन 22 जवानों की शहादत को कभी नहीं भुला पाएगा, लेकिन सवाल है कि इन 22 वीर जवानों की शहादत का बदला आखिर कब लिया जाएगा। आखिर लाल आतंक का संपूर्ण अंत कब होगा? यही सवाल हम भी आज यहां से पूछ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको पूरा हमला कैसे हुआ, कैसे नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया, वो विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बस्तर के बीजापुर में नक्सलियों ने हमले की वारदात को जैसे ही अंजाम दिया, सभी एकदम से हैरान हो गए, क्योंकि यहां पर नक्सली पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे। तर्रेम इलाके में नक्सलियों ने इस हमले को जैसे ही अंजाम दिया, सुरक्षा बलों को भी अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हमला एम्बुश लगाकर किया जा सकता है। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर सुरक्षा बल सभी जवान निकले हुए थे और यहां पर बड़ी संख्या में जवानों का मूवमेंट था, सर्चिंग चल रही थी। एक एक करके जवान अपने अपने दल के साथ आगे बढ़ रहे थे और इसी दौरान 700 जवानों को घेर कर नक्सलियों ने हमले की वारदात को अंजाम दिया है। 700 जवानों को घेरा गया, तीनों तरफ से इस दौरान गोलियां बरसाई गई। आप सोचिए, समझिए उस दौरान जवानों की स्थिति क्या रही होगी। और इस नापाक करतूत को नक्सलियों ने अंजाम दिया और इसी फायरिंग के दौरान, इसी मुठभेड़ के दौरान 22 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने जैसे ही हमला किया, जवानों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, जवाबी फायरिंग हुई। कोबरा बटालियन के इसमें 7 जवान शामिल हैं, डीआरजी के 8 हैं, एसटीएफ के 6 जवान शामिल हैं और छत्तीसगढ़ पुलिस के भी जवान इसमें उसके बाद पहुंचते हैं। वहां पर बस्तरिया बटालियन का भी एक जवान इसमें शहीद हो गया है। तो यह हमले की पूरी कहानी आप समझ सकते हैं। इसके बाद 20 जवानों के शव घटनास्थल पर दिखाई देते हैं। एक वीडियो सामने आता है, उसके बाद पता लगता है कि धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती जा रही है। इस वीडियो के 24 घंटे बाद जब यह वीडियो सामने आया तो तुरंत एक रेस्क्यू टीम को भेजा गया, रिस्पांस टीम को वापस उसी घटनास्थल पर भेजा गया, यह पता करने के लिए कि वहां की स्थिति क्या है। उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। वो वीडियो आपको विचलित कर सकता है, इसलिए हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। 20 दिन पहले इस हमले की जानकारी मिल गई थी और हमले में यूएवी की तस्वीरों के जरिए पता लगा था कि बहुत बड़ी संख्या में नक्सली वहां पर मौजूद हैं। इसलिए जवान वहां पर नक्सलियों को पकड़ने के लिए पहुंचे थे, लेकिन नक्सलियों ने एक बड़ा एम्बुश लगाया और जवानों को उसमें फंसा लिया। इसी के चलते 700 जवानों को घेरकर गोलियां मारी गई हैं। नक्सलियों के सबूत वहां पर मौजूद हैं कि नक्सली वहां पर थे। यह भी जानकारी मिली है कि उसके बाद तीनों ओर से फायरिंग जैसे ही होती है, जवानों की मृत्यु हो जाती है, उनके शवों को छोड़कर नक्सली भाग जाते हैं। कुछ नक्सलियों के भी इसमें मारे जाने की खबर मिल रही है। आपको यह भी बता देते हैं कि 5 घंटे शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे ये पूरी मुठभेड़ शुरू होती है और इसी के साथ साथ 5 घंटे तक लगभग ये मुठभेड़ ऐसे ही चलती रहती है, शाम करीब 5:30 बजे तक। आप सोचिए उन 5 घंटों में जवानों पर क्या बीती होगी। यही आज हम यहां से सवाल पूछ रहे हैं कि नक्सलियों ने यूजीएनएल, रॉकेट लॉन्चर, इंसास, AK-47 का इस्तेमाल किया है। आखिर नक्सलियों तक यह हथियार पहुंचे तो पहुंचे कैसे? बीजापुर के तर्रेम इलाके के जोनागुड़ा पहाड़ियों के पास यह पूरी मुठभेड़ हुई है। जो इलाका है वो बहुत दूर है, आप जंगल के अंदर चले जाएंगे वहां तक ये इलाका पहुंचता है और करीब 700 जवानों को एक साथ निशाना बनाना, तो इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये पूरी कहानी आपने हमले की देखी है। 5 घंटे चली मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मारने में भी कामयाबी जरूर हासिल हुई है, लेकिन इस हमले में 31 जवान घायल हुए हैं, जो अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। जो अधिकारी हैं, पुलिस के, गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इस घटना को लेकर क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुल मिलाकर इस घटना में अब तक हमारा 20 जवान जो आज डेड बॉडी कर दिए थे, कल 2, कुल 22 जवानों का डेड बॉडी बरामद किए गए थे। अभी एक कोबरा का जो जवान मिसिंग है, उनका तलाश के लिए लगातार अभी भी अंदर पार्टी सर्चिंग की जा रही है और घायलों की संख्या टोटल 31 हो गई थे। 31 में
13 घायल रायपुर में इलाज जारी है, बाकी 18 घायल बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज जारी है। दोनों ओर का नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जहां तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपने देखी, बयान आपने सुने, लेकिन सवाल यही है कि इन जवानों की शहादत का, बलिदान का बदला आखिर कब लिया जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर विनय जायसवाल, विधायक के कांग्रेस के रजनीश सिंह बीजेपी का पक्ष रखेंगे, एनके त्रिपाठी रिटायर्ड डीजी हैं, नक्सल मामलों की बड़ी जानकारी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है। और ये बहुत दुखद घटना है। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि हाल ही में अभी मुख्यमंत्री ने कहा था कि बातचीत भी एक जरिया हो सकता है, बातचीत के रास्ते भी हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और लोन वर्राटू अभियान चल रहा है। लेकिन इतना बड़ा हमला, क्या आप कमियां मानते हैं? कहीं कमी रह गई है? क्योंकि एक साथ 700 जवानों को घेर लेना ये छोटी बात नहीं है सर। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो बीजापुर के तर्रेम में जो बहुत ही काराना जो हरकत और जो हमला हमारे जवानों के ऊपर किया गया है और लगभग 22 जवान इसमें 22 जवानों की शहादत हुई है, वो शहीद हुए हैं, देश के लिए वो शहीद हुए हैं। उनको मैं बहुत ही अपनी तरफ से संवेदना प्रकट करता हूँ, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से ये जो घटना है, नक्सली घटना है, ये बहुत ही काराना घटना है और लगातार जो जिस तरह से अभी माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बयान हम सुन रहे थे कि अब जो है ये जो नक्सली हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से जो इनके जो ये नक्सलियों के प्रति जो लड़ाई है, ये आखिरी लड़ाई होगी और निश्चित रूप से अभी सर ऐसा हम कई बार सुन चुके हैं। विनय जी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे सर, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमने कई बार कहा कि आखिरी लड़ाई होगी, लेकिन हर बार जवानों को बलिदान देना पड़ता है। उनके शवों को जब हम देखते हैं तो हम अंदर से ये सवाल पूछते हैं कि हो क्या रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम कागजों में, बयानों में ही कार्रवाई क्यों करते हैं? देखिए, जो नक्सली वारदात ये हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार कांग्रेस की बनने के बाद जिस तरह से, खास करके बस्तर की हम लोग बात करें, आम आदिवासी की हम बात करें, तो जिस तरह से सरकार हमारी आदिवासियों के लिए काम कर रही है, उनको जमीन दिलाने से लेके वहाँ के जो विकास कार्य है उसके प्रति गंभीर रूप से काम कर रही है। सर आप काम कर रहे हैं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, मैं आपको नहीं काट रहा, लेकिन आपके काम की वजह से क्या यह हमला हुआ है? मुझे लगता है नहीं। सवाल यही है कि हमला क्यों हो गया? ऐसा क्या हुआ जो 700 जवानों को गोलियों से भूनने के लिए मजबूर हो गए नक्सली? मैं विनय जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखिए विपक्ष जरूर सवाल उठा रहा है, लेकिन राजनीति से इतर है यह मसला। नक्सली कोई आज की समस्या नहीं है, सरकारें आती है चली जाती हैं। रजनीश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी एक सेकंड में उन्हें चर्चा में ले आता हूं। रजनीश जी, आपकी सरकार के दौरान भी बड़े हमले हुए, क्या विकास से नक्सली बौखला गए? क्या विकास से नक्सली घबरा जाते हैं, या फिर हमारी नीतियां ही खराब है? सर कोई मतलब नहीं है उन नीतियों का। देखिए मृदुल जी, सर्वप्रथम तो मैं अपने उन वीर शहीदों का नमन करता हूं, साधारण उनको, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं अपनी ओर से, पूरे पार्टी की ओर से। और जो हमारे जवान घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। आपने कहा कि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। निश्चित रूप से नक्सल की जो घटनाएं हैं छत्तीसगढ़ के लिए एक नाशूर की तरह रहा और ये समस्या
धीरे धीरे अपने अंतिम छोर की ओर जा रहा था। लेकिन आज जो दिक्कत है, आज जो समस्या है, मैं इसको किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी बात करना नहीं चाहता, संवेदनशील मुद्दे पर, लेकिन पिछले 2.5 साल से सरकार बनने के बाद कभी कड़ाई से कोई ऐसी बात इनके लिए कही नहीं गई। सरकार बार बार इनके लिए कभी सॉफ्ट रुख अपनाती है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। और दुर्भाग्यपूर्ण मृदुल जी कि कल ये 12 बजे की घटना है, 12 बजे से लेकर शाम तक ये घटना हुई और कल शाम तक जो रिपोर्ट आ रही थी कि लगभग हमारे 5 जवान शहीद हुए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी असम में व्यस्त थे, कहीं कोई इतना जरूरी काम नहीं था। और उनको कल जब 12-1 बजे उनको सूचना मिली होगी तो आ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार की, मैं इसको असंवेदनशील कहूं कि क्या कहूं, आज वो आए हैं। हमारे गृह मंत्री जी जो बड़ी बड़ी रैलियां को छोड़ के जैसी पता लगा वो आ गए। तो इस सरकार को तय करना पड़ेगा कि नक्सलियों के साथ लड़ाई क्या हम सर ये भी तय करना पड़ेगा सरकारों को, आपको, कि आप लोगों की नीतियां क्या हैं। आप लोगों ने सालों से बहुत सारी नीतियों को लेकर काम किया है, लेकिन सर किसी से हमें कोई भी आज तक फायदा नहीं मिला है, या नक्सलियों को हमने खत्म करने में कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है। मृदुल जी, बिल्कुल नक्सली खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले समय से देखेंगे तो निश्चित रूप से वो पीछे धकेले जा चुके थे। घटनाएं कर देते हैं उस क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति, ये अगर पीछे धकेलना आप मान रहे हैं रजनीश जी, मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूं, अगर ये आप पीछे हटना मान रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि नक्सली पीछे हटे 1 इंच भी। 700 जवानों को घेर कर मारना, ये पीछे हटना कहीं से नहीं है सर। और इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूं, हमारे साथ रिटायर्ड डीजी हैं रजनीश जी, जो आपने बात कही कि पीछे हट गए, नीतियां जो हैं वो 2 साल में थोड़ी सी पीछे हटा दिए गए थे। अभी ये सरकार आने के बाद, इनकी नीतियों के बाद ये बहुत शहर तक आ चुके हैं। सर मैं खुद कहते हैं कि हमारी मैं इसलिए पुरानी घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमें बार बार ये कहती हैं कि नक्सलियों पर कदम उठाने का वक्त आ गया है, इन पर कार्रवाई करने का वक्त आ गया है, एक्शन लेने का वक्त आ गया है। और ये सिर्फ प्रदेश सरकार नहीं, हम गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, सभी को एक नीति मिलकर बनानी होगी, नहीं तो ऐसे ही सर हमारे जवान जो है वो अपनी शहादत देते रहेंगे। हमारे साथ एनके त्रिपाठी साहब हैं। त्रिपाठी जी, आपने नक्सलियों को करीब से देखा है, उनकी गतिविधियों को भी देखा है। नक्सलियों को हटाना दशकों से हमारे लिए चुनौती बनी हुई है, और ये चुनौती सर आज भी है। आज हम देखते हैं कि वो इकट्ठा 700 जवानों को घेरकर गोलियां बरसा देते हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर है, AK-47 है, और फिर भी हम कहते हैं कि नक्सली पीछे हट रहे हैं। ये कैसे पीछे हटे सर? देखिए, नक्सलवाद की जो समस्या है बस्तर में, वो लगभग 30 साल से ऊपर की ये समस्या है। बिल्कुल। और निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, और नक्सलवादियों ने भी पुलिस के ऊपर, CRPF के ऊपर भारी हमले किए हैं। आज जो वहाँ पर स्थिति है उसमें कहीं न कहीं पुलिस हावी होने का प्रयास करती है, और जब भी वो ये प्रयास करती है तो उसका माकूल जवाब नक्सलवादियों की ओर से दिया जाता है। हिडमा का जो ग्रुप वहाँ पर एक्टिव था बीजापुर और सुकमा क्षेत्र में, उसकी सूचना मिलने पर ही ये दल गया था, जिसमें कोबरा के लोग भी थे, STF भी थे, जिला पुलिस के लोग भी थे। और जो मेरी जानकारी वहाँ के अधिकारियों से मुझको प्राप्त हुई है, U शेप में एम्बुश लगाकर इनको घेरा गया, और उस घेरे में आने के बाद 4-5 घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग चली। शुक्र इस बात का है कि हमारे जवानों ने वहाँ बहुत ही वीरता का प्रदर्शन किया, धैर्य और साहस का प्रदर्शन किया, और उस एम्बुश को तोड़कर वो वहाँ से निकल के आए, वरना हमारी कैजुअल्टी और ज़्यादा हो सकती थी। फिर भी हमारे 22 जवान जो वहाँ पर शहीद हुए हैं, जिसमें बताया गया है 8 कोबरा के हैं, 8 सिविल पुलिस के हैं, 6 उसमें STF के हैं, संभवतः 1 जवान अभी भी मिसिंग है, इस और अनेक घायल हुए हैं जिनको आपने बताया कि उसमें से कुछ क्रिटिकल स्थिति में भी हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस के पास केवल एक ही जरिया है कि हम लगातार उनके ऊपर दबाव बनाए रखें। सर मेरा एक बहुत छोटा सवाल है, सूचना तंत्र हमारे पास ऐसा होना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं, जवानों ने वीरता का परिचय दिया, लेकिन जब हमें जानकारी मिलती है सर सैटेलाइट के जरिए कि वहां पर नक्सली हैं
और जवान वहां पर पहुंचते हैं कार्रवाई करने के लिए। जवानों को जानकारी मिलती है कि नक्सली हैं, और जैसे ही जवान पहुंचते हैं पहले से ही नक्सली तैयार थे। तो कुछ लूपहोल्स आपको नजर नहीं आते सर इसमें? जी, निश्चित रूप से इनके मूवमेंट्स को जो है उन्होंने कहीं ना कहीं से वॉच किया है, किसी ऊंची जगह से वॉच किया है, या किसी ने उनको खबर दी है जाके वही यही मैं रिमोट एरिया का। हालांकि वो बहुत ही दूर दराज का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वहाँ पर किसी ने जो है वो नक्सलाइट्स को या तो खबर दी या उन्होंने देखा, उसके बाद ही उन्होंने एम्बुश लगाया। क्योंकि पुलिस की जानकारी में ये नहीं था कि वहाँ पे एम्बुश है, वो उन्हीं को घेरने जा रहे थे। दुर्भाग्य है कि वो खुद ही घिर गए, और घिर जाने के बाद वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए वहाँ से निकले। ये घटना अपनी जगह पे है, लेकिन भविष्य में अभी हमें और लंबी लड़ाई लड़नी है, और एक स्टेमिना लेके हमको चलना पड़ेगा। पुलिस बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, लेकिन त्रिपाठी जी जो आपने महत्वपूर्ण बात की है, बहुत अहम है ये बात। या तो ऊंचाई से देखा, या किसी ने उन्हें ऑपरेशन की सर्चिंग पर जो जवान निकले थे उनकी खबर दी। विधायक हमारे साथ कांग्रेस के हैं, मैं एक सवाल उनसे करना चाहता हूं। डॉक्टर विनय जी, जो लूप होल्स हैं वो खुद त्रिपाठी जी ने बताया कि उनको हो सकता है किसी ने जानकारी दी। तो क्या हम ये मानकर चलें कि गांव में जो हम बात करते हैं कि हमने नक्सलियों को खत्म कर दिया है, अब वो सिर्फ बहुत दूर जंगलों में कहीं पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। उनका नेटवर्क आज भी यहां पर है जो जानकारी पहुंचा देता है वहां पर, यह भी संभव है। देखिए, निश्चित रूप से जो नक्सली समस्या है, जैसे कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी अभी बता रहे थे कि ये 30 साल पुरानी समस्या है, और लगातार इसके ऊपर हमारे जो वीर जवान हैं वो लगातार इनके साथ संघर्ष कर रहे हैं। अभी सरकार की जो नीयत है, या सरकार की जो पहल है, वो ये है कि अभी जिस क्षेत्र बस्तर की हम बात करते हैं कि लगातार जिसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया, उनके जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो सरकार प्राथमिकता के साथ उस चीज में काम कर रही है। अभी माननीय हमारे जो भाजपा के साथी हैं वो सरकार की संवेदनशीलता के ऊपर प्रश्न उठा रहे थे। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि हम जो कांग्रेसी हैं, हमने अपना इस पूरे वारदात में, नक्सली वारदात में, हमने अपने सीनियर लीडर्स की एक पीढ़ी को खोया है। हमसे ज्यादा दर्द, हमसे ज्यादा पीड़ा, या हमसे ज्यादा संवेदनशीलता चाह रहा हूं सर, किसी को हो ही नहीं सकती। ऐसी कई पीढ़ियां हैं जिनको खो दिया गया है, और ऐसी कई पीढ़ियां हैं जो आना बाकी हैं। जी, निश्चित रूप से यही मेरा सवाल है सर कि कब तक हम ऐसे ही जूझते रहेंगे, कब तक हम ऐसे कहते रहेंगे हमने पीढ़ी को खो दिया है, फिर नक्सली आते हैं 1 आध साल बाद, फिर घटना को अंजाम देकर फिर वो चले जाते हैं, फिर हम कहते हैं बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा मसला, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं लगती है। और विनय जी, मैं आपको पूरा दोष नहीं दे रहा हूं, मैंने आप दोनों को दोष दिया है, चाहे रजनीश जी हो या आपकी सरकार रही हो, क्योंकि सर आप भी सरकार में आते हैं, आपके पास नीतियां बनाने का मौका रहता है, लेकिन हम नीति बना नहीं पाते। रजनीश जी, आप भी रहे सर 15 साल, ऐसा तो नहीं है कि आज ही नक्सली पैदा हो गए, आज ही बंदूक ले आए? नहीं, लेकिन मृदुल जी आप देखिए कि नक्सली को कहां पीछे धकेल दिया गया था इन 15 सालों में। घटनाएं हुई थी, निश्चित रूप से ये जो नक्सल समस्या है बहुत बड़ी समस्या है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कड़ाई के साथ, पूरे दमखम के साथ ये लड़ाई आगे बढ़ाई थी। और यदि ये लड़ाई को उसी दमखम के साथ, उसी दृढ़ता के साथ, मेरा एक छोटा सवाल है रजनीश जी, आपने कहा कि हमने पीछे धकेल दिया था, अगर धकेला तो उनके पास सर आज रॉकेट लॉन्चर है, आज उनके पास AK-47 है, आईडी का ब्लास्ट वो कर रहे हैं, एम्बुश लगाकर 700 जवानों को घेर कर मार रहे हैं। आपको लगता है ये पीछे धकेलना हुआ? वो अपने आप को मजबूत कर रहे थे सर अंदर ही अंदर, हमें कोई जानकारी नहीं मिली। मृदुल जी, मैं वही बात बोल रहा हूं कि 2.5 साल में सरकार कंफ्यूजन में रही, कभी बात करेंगे, कभी हम उनसे कड़ाई। अभी मेरे को ये बताइए, 2.5 साल में सरकार की तरफ से कभी कोई ऐसा वक्तव्य आया हो कि हम इनसे कड़ाई से निपटेंगे और इनका समूल खात्मा करेंगे? ये सरकार कभी ये बात नहीं बोली है, जिसका सर मैं भी वही कहना चाह रहा हूं रजनीश जी, चाहे कोई भी सरकार हो, बातों से कुछ नहीं होने वाला है। जैसा इनके त्रिपाठी जी ने कहा कि हमें देखना पड़ेगा लूपहोल्स कहां हैं, हमें सख्त कदम उठाने होंगे, इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है सर, जो जवान हमारे सर्चिंग पर निकले हैं, जो लगातार सर्चिंग करते रहते हैं,
आप उनसे पूछिए कि वो किस दौर से गुजर रहे होंगे। हालांकि उन लोगों का काम है हमारी सुरक्षा करना, लेकिन सुरक्षा वो कैसे करेंगे जब नीतियां जो हैं वो कभी बातचीत की, कभी हमले की, कभी ठोस कार्रवाई की, अगर बदलती रहेगी तो एक ठोस नीति की बहुत जरूरत है। त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाह रहा था लेकिन समय इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जब नक्सली ऐसी वारदात को अंजाम देने का सोचेंगे भी, उससे पहले ही कोई ठोस एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री ने भी कहा, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।